नमस्कार एवरीवन, मैं वर्तिका गुप्ता और स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो आज हम लोग जो सोशल साइंस है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो कई शिफ्ट में रिपीट हुए हैं और ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। पहला क्वेश्चन है कि वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम की को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उपयोग विशेषता किससे संबंधित है? तो देखिए, शिव और विष्णु के जो को मानते थे उनको नयनार और अलवार कहा जाता था, लेकिन यहाँ बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि शिव के भक्तों को क्या बोला जाता था और विष्णु के। तो शिव से याद रखिएगा कि शिव की 3 आँखें हैं ना, तीसरी आँख कहते हैं खुल जाती है तो तांडव करते हैं वो। तो तीसरी आँख यानी कि नयन, तो नयन से हो गया नयनार। तो बचा गया अलवार किससे संबंधित होगा? विष्णु से। ठीक है, ये एक ट्रिक है, इससे आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन ये आंदोलनों से बहुत आता है कि कौन सा आंदोलन कहाँ पे हुआ था। तो देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सा मेल नहीं खाता है। ठीक है, तो यह कौन सा सही मेल है। तो यहाँ सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन अब ये कहाँ हुए थे, यहाँ से ये भी याद रख लीजिए। सतनामी जो हुआ था वो हरियाणा में हुआ था, पंजाब में नहीं, हरियाणा में हुआ था। ठीक है, मटुआ पंथ कहाँ हुआ था? तो ये वेस्ट बंगाल साइड पे था। ठीक है, वेस्ट बंगाल या जो बांग्लादेश है उस एरिया में था। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी। ठीक है, मुंबई में। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन से आपके 4 पॉइंट क्लियर होते हैं। और हाँ, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ये याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है 1875 में। कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को ऐसे समझना है हमको। अगला क्वेश्चन है कि रोलेक्ट एक्ट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत रिपीट हुए हैं। तो देखिए, स्टेटमेंट वाला है लेकिन कई पॉइंट आपके क्लियर करवाती हूँ। रोलेक्ट सत्याग्रह जो था वो के खिलाफ सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने 1919 में घोषणा की थी। बिल्कुल, रोलेक्ट एक्ट 1919 में आया था और उसी वक्त गांधी जी ने सत्याग्रह की घोषणा की थी। अब इस एक्ट को इनमें था क्या? पहली बात, इस एक्ट को काला कानून बोला जाता था। ठीक है, तो इस एक्ट में पुलिस की शक्तियाँ तो बढ़ती थी, वही यह एक्ट आम आदमी के मौलिक अधिकार भी सशक्त करता था। ये गलत है बिल्कुल। मौलिक अधिकार को बढ़ाता नहीं था बल्कि कम करता था, क्योंकि इसमें था क्या, किसी भी व्यक्ति विशेष को अगर उसके ऊपर बिना संदेह मतलब बिना मुकदमा चलाए संदेह के दायरे में रखकर उसको जेल कर दिया जाता था। ठीक है, तो ये इसी वजह से इसको काला कानून बोला जाता था, याद रखिएगा, काला कानून। और इसी के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को अपमान और याचना दिवस मनाया गया था। एक क्वेश्चन से 2-3 पॉइंट आपके क्लियर हुए। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेकंड वाला तो एकदम गलत है, तो आंसर हो जाएगा ए और सी। अगला क्वेश्चन है मीराबेन। अब देखिए, मीराबेन जो थी वो गांधी जी की शिष्या थी। ठीक है, गांधी जी की क्या थी? शिष्या थी। तो अब यहाँ से और एक्स्ट्रा पॉइंट मैं क्लियर करती हूँ, क्वेश्चन तो समझाऊंगी लेकिन और देख लीजिए जो पूछे गए हैं। मीराबेन को मैडलिन स्लेट के नाम से जाना जाता था। मैडलिन मैडलिन स्लेट। ठीक है, तो इनका असली नाम ये था, मीराबेन तो गांधी जी कहते थे। तो इन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आप देखिए, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है गांधीवादी थी तो पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और मशीनरी पर बल की आलोचक थी, क्यों? तो देखिए, ये साइंस और जो टेक्नोलॉजी है उसका इन्होंने विरोध किया था, क्योंकि इनका ये मानना था कि इससे पर्यावरण खतरों के कारण मानव जीवन पर दूरगामी प्रभाव होगा। ठीक है, इन्वायरमेंट इफेक्ट होगा जिसकी वजह से आगे जाकर के दिक्कत आएगी। अब ये क्वेश्चन देखिए, मैंने अपनी 7 मिनट सीरीज़ में ये क्वेश्चन करवाया भी था कि मानचित्र के कितने घटक होते हैं। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से क्लियर हो गया। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, समय नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, यहाँ होगा दिशा, दूरी, दिशा और प्रतीक, 3 घटक होते हैं। एक क्वेश्चन कंफर्म। अगला है कि जब बड़े क्षेत्रफल और भागों जैसे महाद्वीपों, देशों को कागज़ पर दिखाना होता है तो हम छोटे पैमाने का यूज़ करते हैं। बिल्कुल, जो मानचित्र होते हैं उसमें पैमाना छोटा लिया जाता है ना, कि एक सेंटीमीटर बराबर मान लीजिए ले रखा है 100 किलोमीटर, तो ये एक पैमाना हो गया। तो अगला है कि जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गाँव या कस्बे को कागज़ पर दिखाना होता है तो हम बड़े पैमाने लेते हैं। जो गाँव का नक्शा नहीं होता है तो उसको बड़े पैमाने पे लिया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट सही हो गए, लेकिन पहला पॉइंट था गलत। तो ये गलत था, क्यों? क्योंकि यहाँ समय नहीं होना था, दिशा होना था। और ये दोनों हो गए सही। तो एक क्वेश्चन से 3 पॉइंट क्लियर। अच्छा, मुझे जहाँ ज़रूरत लगेगा कि ज्योग्राफी में जहाँ पिक्चर्स को ऐड करना है वहाँ मैं पिक्चर्स ऐड कर दूंगी, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए कि कह रहा है कि निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर महाद्वीप की पहचान कीजिए। पहली बात, महाद्वीप बताइए कितने हैं? तो महाद्वीप टोटल है 7, सबको पता है। अब यहाँ पे
जो कह रहा है कि ऐसा महाद्वीप कौन सा है जो विषुवत वृत्त इस महाद्वीप के लगभग मध्य से गुजरता है। विषुवत वृत्त क्या होता है? जो 0 डिग्री होती है, ठीक है, 0 डिग्री इसको इक्वेटर बोलते हैं, ठीक। इसी ये जो सर्किल होता है इसी को हम बोलते हैं विषुवत वृत्त। अब ये कौन से महाद्वीप से गुजरता है? तो ये हमारे ये अफ्रीका महाद्वीप से गुजरता है। तो इस महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है। तो इस यानी कि ये ऊपर वाला हिस्सा इसका ज़्यादा बड़ा है और ये उत्तरी गोलार्ध में है, तो ये हो जाएगा अफ्रीका। आप वरना आप एलिमिनेट भी कर सकते थे, क्योंकि अगर आपने अर्थ का देखा है तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है और यहाँ पे ऐसे लगभग गुजरती है। तो नॉर्थ अमेरिका तो कैंसिल हो गया, साउथ अमेरिका कैंसिल हो गया। एशिया वाला हिस्सा तो ऐसे है, तो इसका तो मतलब ऊपर वाला भाग ज़रूर है, लेकिन ये बीचों बीच से नहीं गुजरता। देखिए मध्य भाग से गुजरता है ना, तो मध्य भाग से तो अफ्रीका ही गुजरता है। अगला क्वेश्चन है ताप कटिबंध से। तो इसकी मैं पिक्चर्स ऐड कर दूंगी, तो अदरवाइज मैं यहाँ समझा देती हूँ। देखिए ये 0 डिग्री होता है, ठीक। उसके ऊपर है कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री पे है, ठीक। उसके नीचे है 23.5 डिग्री पे जो दक्षिण वाली है उसको बोलते हैं मकर रेखा। यहाँ पे एक सर्किल पड़ता है जिसको 66.5 डिग्री पे है, उसको बोलते हैं आर्कटिक सर्किल, और नीचे वाला है अंटार्कटिक सर्किल, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कटिबंध डिवाइड यहाँ पिक्चर्स में आप देख रहे होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा सही क्रम है? तो देखिए बीच वाला जो हिस्सा आता है, ये जो, क्योंकि सन इन्हीं के बीच में रहता है ना, तो इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध, ठीक है। अब ऊपर जाएंगे तो ये आएगा शीतोष्ण हिस्सा और आखिरी में आता है शीत, ठीक है। ये ऊपर वाला शीत होता है, याद रखिएगा। तो ये कौन सा शीत होगा? दक्षिण शीत होगा। ये कौन सा शीतोष्ण होगा? ये बीच वाला शीतोष्ण होता है। तो ये होता है उत्तर शीतोष्ण, ठीक है। ये ऊपर वाला हिस्सा उत्तर वाला हो गया और नीचे वाले इसी तरह के 3 डिवीजन होंगे जिसको बोलेंगे दक्षिण वाला। तो इन दोनों में पूछा गया कौन सा अनुक्रम सही है, तो ये हमारा पहला और दूसरा। कैसे? उष्ण कटिबंध आएगा, फिर दक्षिण शीतोष्ण आएगा, फिर शीत आएगा। ये साउथ की बात की जा रही थी, ठीक है। मान लीजिए ये, फिर ये, और देखिए 2 और ये 3, ठीक। अब इसी तरह ऊपर भी होता है, तो ये हिस्सा हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, वरना यहाँ पिक्चर ऐड है तो आप उसको देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है कि देशांतर और अक्षांश को लेकर के, यानी कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो देखिए जो अक्षांश, पहले समझिए अक्षांश क्या होती है। अक्षांश जो पैरेलल रेखाएं होती हैं, इनकी समांतर होती हैं, ठीक, इनको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। देशांतर क्या होती हैं? जो कि वर्टिकल होती हैं, ठीक है, ऐसे करके आती हैं। ये पिक्चर मैं ऐड कर दूंगी, लेकिन अभी समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से होती हैं। अब देशांतर रेखा और रेखाएं क्या होती हैं? काल्पनिक, और सारी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। जो अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं जिनकी त्रिज्या समान होती है, बिल्कुल इनकी त्रिज्या समान होती है, क्योंकि देखिए अगर ये ऐसे पड़ी हुई हैं, ठीक है, तो ये ऐसे करके होती है, तो इन हर एक साइकिल, हर एक जो सर्कल वो अगर सेंटर से त्रिज्या नापेंगे तो उनकी सबकी समान निकलेगी। अब यहाँ कह रहा है कि प्रमुख यामोत्तर पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती हैं, उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध। बिल्कुल गलत। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध जीरो इक्वेटर रेखा होती है वो करती है, ये नहीं करती, तो ये तो गलत हो गया। अगला है 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमोत्तर ग्लोब एक दूसरे के विपरीत होती है। नहीं, देखिए अगर हम यहाँ पे, ये 0 डिग्री देशांतर थी, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर थी। अब इधर जाने पर ये पूर्व बोला जाता है देशांतर, और इधर जाने पर पश्चिम बोला जाता है, ठीक। होती कितनी है देशांतर? कुल देशांतर जो रेखाएं होती हैं वो 360 होती हैं, ठीक। तो अब 180 वाली जो इधर से जाने पर उधर से जाने पर दोनों एक के ऊपर एक ही आ जाती हैं, तो एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। तो बी और सी तो पूरा गलत हो गया। अब आखिरी देखते हैं क्या है कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घटती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, ठीक है। देखिए ये था, है ना, और ये ऐसे। अब देखिए साइड में देखिए चिपक जा रही है ना, तो यानी कि ध्रुव पे पहुंच करके क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। तो ये सही हो गया और ये सही हो गया। तो आई होप इस एक क्वेश्चन से आपके कई सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अब यहाँ से भूकंप की तीव्रता से क्वेश्चन आया था। अब यहाँ से एक क्वेश्चन क्लियर करिए कि भूकंप की तीव्रता को किस में मापा जाता है? उस स्केल को क्या बोलते हैं? रिक्टर स्केल बोलते हैं, ठीक है। एक पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा, इसके अध्ययन को, जो भूकंप मापने के अध्ययन को सिस्मोग्राफी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिस्मोग्राफी। अगला क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब यहाँ कह रहा है कि कितने पैमाने पर, मतलब कितनी स्केल पे अधिक होने पर वस्तुओं के गिरने की क्षति अधिक होती है, ठीक है। उससे अधिक वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचता है, इनकी रिक्टर पैमाना कितना ज़्यादा हो जाए, तो याद रखिएगा 5 से ज़्यादा अगर हो जाए तब ज़्यादा क्षति पहुंचती है।
ठीक है, हर क्वेश्चन को ऐसे करिए कि आपके 2-3 पॉइंट क्लियर हो, और मेरा पूरा एम यही है कि आप लोगों का पहली बार में ही सीटेट क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि आप जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायु में मौजूद ताप और शीतलता की ही होती है। किसी स्थान का तापमान किस पर निर्भर करता है? ये ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है कई बार कि किसी स्थान का तापमान किस पर निर्भर करता है। तो देखिए, अक्षांश पर निर्भर करता है, स्थान की ऊंचाई पर निर्भर करता है जो समुद्र तल से ऊंचाई होती है, और गर्म और ठंडी महासागरीय धाराओं पर निर्भर करता है। देशांतर पर निर्भर नहीं करता। ये एनसीईआरटी में पॉइंट वाइज दे रखा था, इसलिए पॉइंट वाइज आपको तैयार करना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि जब कपड़े सूखने में काफ़ी टाइम लगाते हैं और हमारे शरीर का पसीना से आसानी से नहीं सूखता है, तो किस वजह से? क्योंकि आर्द्रता अधिक होती है। ठीक है, आर्द्रता का मतलब होता है ह्यूमिडिटी। अब इसका मतलब यहाँ समझिए, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ था। आर्द्रता का मतलब होता है कि वायु में मौजूद जल वाष्प, वायु में मौजूद जल वाष्प की मात्रा जब अधिक होती है तो आर्द्रता बोलते हैं हम लोग उसे। ठीक है, अब आर्द्रता अधिक होने पर क्या होता है? इवोपरेशन यानी कि वाष्पीकरण कम होता है। ठीक है, वाष्पीकरण क्या होता है? कम होता है। तो आई होप उसका आंसर क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, 1 से क्वेश्चन आया हुआ था, तो 1 वाला टॉपिक क्लियर करते हैं हम लोग। कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ होता है? देखिए, अगर पेनिनसुला अगर हम देखेंगे अपना जो ये तटीय भाग होता है, तो यहाँ होते हैं पश्चिमी घाट, इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट में भी 2 हिस्से हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट का पश्चिमी सिरा, मान लीजिए वेस्टर्न घाट था, तो इसका पश्चिमी ढलाव ये हुआ और पूर्वी ढलाव ये हुआ, वेस्ट और ईस्ट। तो देखिए, जो वेस्ट की तरफ है वो वर्षा वन पाए जाते हैं। ठीक है, वेस्ट की तरफ कौन से वन पाए जाते हैं? वर्षा वन। और ईस्ट की तरफ कौन से वन पाए जाते हैं? तो ईस्ट की तरफ पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक, तो बी का हो गया थर्ड। और ये 1 लाइनर में भी पूछे गए हैं, इसीलिए एक क्वेश्चन में मैंने ऐसे क्वेश्चन ढूंढे हैं ताकि आपके कई पॉइंट क्लियर हो जाए। कटीली झाड़ियाँ तो सोचना ही नहीं है, राजस्थान में पाई जाएंगी, क्योंकि राजस्थान में पानी की मात्रा कम होती है, इसी वजह से ये लोग ये इनकी जो रूप होता है वो कटीला हो जाता है, ताकि पानी का जो वाष्पीकरण होता है, ट्रांसपायरेशन एक प्रक्रिया होती है प्लांट में, वो कम हो। ठीक है, जो इसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, तो वो कम हो, इसी वजह से ये कटीली झाड़ियाँ बन जाती है। मैंग्रोव वन का क्या कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सुंदर वन में पाए जाते हैं। अब सुंदर वन डेल्टा जो हमारा है वो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश वाले हिस्से में आता है। तो यहाँ पे सुंदर वन क्योंकि यहाँ पे मैंग्रोव वन या सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, इसी वजह से इसको सुंदर वन डेल्टा भी बोला जाता है। देखिए, कई सारे पॉइंट क्लियर हुए। अब एक क्वेश्चन 1 लाइनर देख लीजिएगा कि भारत के किस क्षेत्र में बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा? तो किस क्षेत्र से? लद्दाख से। ठीक है, लद्दाख वाले एरिया से ये तिब्बत पहुंचा था। नहीं, कि संविधान बनाने वालों ने ये उद्घोषणा करते हुए कि भारत के लोगों के लिए किसी एक भाषा, धर्म और संस्कृति को मानना बाध्य नहीं है। तो यहाँ पे वो कौन से मूल्य को बढ़ावा दे रहे हैं कि हम किसी एक भाषा, आपकी इच्छा, आप जो धर्म अपनाना चाहें वो अपना सकते हैं। इससे वो डाइवर्सिटी यानी कि विविधता को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस भाग को प्रायः इसकी अंतरात्मा कहा जाता है? तो देखिए, संविधान की आत्मा मूल अधिकार को कहा जाता है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अदालत से रिलेटेड है, न्यायालय से रिलेटेड है। तो एक पॉइंट ये क्लियर करिएगा कि न्यायालय क्या है हमारा? इंडिपेंडेंट है। जो लेजिस्लेटिव है और एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है और विधायिका है, इनसे हमेशा ये अलग है। ठीक है, स्वतंत्र है। तो एक पॉइंट ये क्लियर हुआ। ठीक, अब अगला कह रहा है इनका क्रम कौन सा है? तो देखिए, हमेशा अगर अपील होता है तो पहले निचली अदालत में होता है, फिर उच्च अदालत में, फिर सर्वोच्च न्यायालय में, जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये हमारा दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा। अगला अगला क्वेश्चन है कि माता पिता या अभिभावकों के मौलिक कर्तव्य क्या है? तो पहले मौलिक कर्तव्य को कौन से पार्ट में रखा गया है? 51A में। एक पॉइंट क्लियर। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। 2 पॉइंट क्लियर। अब इसमें है क्या? तो अब इसमें बताया गया है कि माता पिता का एक कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ठीक, लेकिन ये तो मौलिक कर्तव्य है। अब मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार पढ़ाई को लेकर के 21 से है, जो आपने CDP में पढ़ा होगा कि आर्टिकल 21A ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाए। ठीक, ये क्वेश्चन
पेडागोजी से संबंधित है, लेकिन आप समझ लीजिए यहाँ पे कि एक अध्यापिका जेंडर भूमिका पर चर्चा करती है, तो वो 3 उदाहरण पेश करती है। इनमें से कौन सा सही उदाहरण है? तो देखिए, पहला कह रहा है कि लक्ष्मी लाकरा उत्तर रेलवे की प्रथम इंजन चालक बनी। देखिए, महिला होकर के अगर वो इंजन चालक बनी है तो ये कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप को तोड़ता है ना, तो ये तो अच्छा उदाहरण हुआ। अगला कह रहा है जेवियर अच्छा वेतन वाली नौकरी पाने के लिए अच्छा अंक प्राप्त करने के दबाव में है। तो बिल्कुल नहीं, ये उदाहरण थोड़ी ना हुआ कि ये इससे बच्चों के माइंड में ये थोड़ी ना आएगा कि ये लड़की होते हुए ये काम कर रही है। वो तो सामान्यता बात है ना। अगला है कि रुकैया हुसैन ने वायुयान चालक महिलाओं की कहानी लिखी है। तो देखिए, अब यहाँ पे रुकैया हुसैन एक महिला होकर के जो बहुत सारे वायुयान चालक हैं उनकी कहानियाँ, महिलाओं की कहानियाँ लिखी हैं, तो ये भी एक स्टीरियोटाइप को तोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड सी, थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रजातंत्र विषय पर चर्चा करते हुए आप इससे प्रस्तुत करना चाहेंगे। देखिए, प्रजातंत्र का मतलब होता है लोकतंत्र। ठीक, लोकतंत्र जहाँ पे जनता का शासन हो, जनता का शासन, जनता के लिए शासन, जनता के द्वारा शासन। तो लोकतंत्र में होता क्या है? तो यहाँ पे बताया गया है कि एक परिवर्तनशील और विकासशील विचार के रूप में, ठीक है, इसे प्रस्तुत किया गया है। एक आदर्श सरकार नहीं, एक जन्मजात अधिकार। जन्मजात अधिकार क्या होता है? जो इसको बोलते हैं मोनार्की। ठीक है, तो जो कि राजा का बेटा राजा बनता है ना, ऐसे करके इस टाइप में, तो ये तो जन्मजात अधिकार हो जाता है, तो वो इसमें नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि सतनामी आंदोलन का गठन, अब यहाँ से 2-3 पॉइंट क्लियर करिए कि इसके संस्थापक कौन थे? घासीदास थे। ठीक है, घासीदास। कहाँ पे शुरू हुआ था? छत्तीसगढ़ में। ठीक, छत्तीसगढ़ में। अब आता है जो मेन क्वेश्चन है, उस पर आती हूँ मैं। तो इस तरीके से मैं कई पॉइंट क्लियर करा रही हूँ। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, शेयर तो करेंगे ही आप। तो यहाँ पूछा गया है कि उन्होंने किसके लिए किया था? तो देखिए, मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले समूहों के लिए किया था। जो चमड़े का काम करते थे वर्कर्स, उनके स्थिति में सुधार के लिए किया गया था। अगला ये क्वेश्चन जनजाति वाला क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हुए हैं। देखिए, गोंड जनजाति कौन से राज्यों में बहुत संख्या में, ज़्यादा संख्या में? तो देखिए, ये छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, इस इन इलाके में ये ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, इसको एज इट इज़ याद कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ डांस से जो नृत्य शैली है, शास्त्रीय नृत्य हैं, उनसे क्वेश्चन बहुत रिपीट हुए हैं। तो कथक कहाँ का है? तो कथक हो गया उत्तर प्रदेश का। ठीक, भरतनाट्यम कहाँ का है? तो भरतनाट्यम हो गया तमिलनाडु का। अगला है कथकली। कथकली कहाँ का है? कथकली है केरल का। और कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। देखिए, कथकली और कुचिपुड़ी में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो कुचिपुड़ी से ऐसे याद रखिएगा, कच्ची पूड़ी है। ठीक है, कच्ची पूड़ी है, कच्ची पूड़ी है। और कहाँ कैसी मिली हमको? मम्मी ने दी आधी। ठीक है, तो कच्ची पूड़ी आधी से हो गया आंध्र प्रदेश। इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कथकली और कच्ची पूड़ी में कहाँ कौन सा है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो गया, तो कथकली हो जाएगा केरल का। अच्छा, केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य है जिसको बोलते हैं मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। जब मैं बताऊँ तो उसको कई बार आप लाइक वीडियोस में डाल दीजिएगा और कई बार इसको देखिएगा तो आपको याद हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। अब देखिए, एक और समझ लीजिए, सत्रिया नृत्य कहाँ का है? तो सत्रिया नृत्य जो है वो असम का है। ठीक है, और ओडिसी तो उड़ीसा का हो गया, मणिपुर का है। तो इस तरीके से आपके सारे शास्त्रीय नृत्य एक ही क्वेश्चन में मैंने क्लियर करा दिए। अब यहाँ विद्रोह जो हुए थे उनका जो क्रम पूछा गया है, तो क्रम के लिए आपको डेट याद होनी चाहिए कि कब कौन से सन में हुआ था। तो देखिए, सबसे पहले हुआ था कोल। तो कोल वाले का जो क्रम है वो है 1831-32 में हुआ था। ठीक है, संथाल कब हुआ था? तो संथाल हुआ था आपका 1855 में हुआ था। ठीक, बस्तर कब हुआ था? तो बस्तर हुआ था 1910 में। और जो वर्ली है लास्ट वाला, वो वर्ली आपका हुआ था 1945 से 47 में। ठीक, तो इस तरीके से एक ही क्वेश्चन से मैंने आपके सारे पॉइंट क्लियर करा दिए। तो इनका क्रम क्या होगा? पहले कोल 1831, संथाल, बस्तर और वर्ली। अब देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड से के बाद महात्मा गांधी ने किस अभियान का आह्वान किया? तो देखिए, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1945
19 को हुआ था। जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था रॉलेट एक्ट के बाद ही ये कांड हुआ था। ठीक, अब इसके बाद महात्मा गांधी ने क्या किया, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। 1920 में ख़त्म कब हुआ है, 1922 में। 1922 में कैसे ख़त्म हुआ, क्योंकि हुआ था गोरखपुर में चौरा चौरी कांड। ठीक है, तो चौरा चौरी का देखिए छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं, इसीलिए मैं एक ही क्वेश्चन से आपके कई पॉइंट क्लियर करा देती हूँ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है। तो देखिए ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है, बीच में एक संधि है, उस संधि को बोलते हैं, जब स्थल संधि यहाँ बोला गया ना, तो इसको बोलते हैं पनामा भूडमरू या स्थल संधि। अब देखिए इस क्वेश्चन से आपके एक पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन की क्या विशेषताएं हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है आपके शिफ्ट में यही है, तो ये देखिए ये यही विशेषताएं हैं कि इन वनों को मानसूनी वन कहा जाता है, पहला पॉइंट। ठीक है, इन वनों में महत्वपूर्ण पेड़ साल, सौगान, पीपल, नीम और शीशम ये पाए जाते हैं। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। ये तीनों विशेषताएं किसकी हैं, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन की। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल वाले एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपके जो मेघालय वाला हिस्सा है वहाँ पाए जाते हैं। साथ में जो पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट जो है उस एरिया में भी पाए जाते हैं। पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं, ओब्वियसली ये नॉर्थ वाले हिस्से में यानी कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में पाए जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि राइन घाटी और वॉसजेज पर्वत उदाहरण है। तो राइन घाटी और वॉसजेज जो पर्वत हैं वो आपके ब्रह्मसोद पर्वत जिसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, उसके उदाहरण है। अब ये पॉइंट तो आपका क्लियर हुआ, लेकिन अब वलित पर्वत कौन से होते हैं, तो वलित पर्वत में आ जाता है हिमालय, हमारा हिमालय। ठीक है, अरावली। ठीक, मैं जो नाम बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अरावली, उसके अलावा एंडीज़। ठीक है, एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है वो हो गया। ठीक है, और अल्पस। ठीक, ये सारे माउंटेन किस में आते हैं, वलित में। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको लगेगा बहुत इजी सा है, लेकिन आंसर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान का उदाहरण है। तो देखिए रेगिस्तान में हमको तुरंत आता है कि राजस्थान होगा, लेकिन राजस्थान इसमें है नहीं, तो देखिए इसका आंसर होगा लद्दाख, क्योंकि लद्दाख में क्या है, ठंडा रेगिस्तान है। ठीक, अब यहाँ तक तो अब क्लियर हो गया, लेकिन अब ऑप्शन और देखिए, सह्याद्री किसको बोलते हैं, तो सह्याद्री पश्चिमी घाट को ही बोलते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट को बोलते हैं सह्याद्री। ठीक है, सुंदरवन एक डेल्टा है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कहाँ पे बनता है, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिलती हैं तो वहाँ बनता है। ये बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल वाले इलाके में सुंदरी नामक वृक्ष जो मैंग्रोव वन बताए थे ना, ये वही इलाका है। अब देखिए एक जो हमारे वायुमंडल की परतें हैं उनसे क्वेश्चन आता है। तो कितनी परतें हैं, तो ओवरऑल 5 हैं। पहली कौन सी, पहली क्षोभ मंडल जिसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, ये पहली है। दूसरी हो गई समताप मंडल। ठीक, क्वेश्चन पे बाद में आती हूँ मैं, पहले आप समझ लीजिए इस टॉपिक को। तीसरी है मध्यमंडल। ठीक है, चौथी है वायुमंडल और पांचवी है बहिर्मंडल। ठीक, इस तरीके से 5 हो गई। अब देखिए सबसे निचली परत जो होती है वो क्षोभ मंडल होती है। समताप मंडल का ही क्वेश्चन है, यहाँ कह रहा है कि वह कौन सी परत है जहाँ बादलों और मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं और ओजोन गैस पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। तो अब यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ। तो अब मध्यमंडल में क्या होता है, तो मध्यमंडल में जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, यानी कि गिरता चला जाता है। बहिर्मंडल यानी कि बाह्यमंडल में क्या होता है, तो बाह्यमंडल में जितने भी सैटेलाइट है ना, जो रेडियो सैटेलाइट या उपग्रह जिसको बोलते हैं, वो सारे यहीं पे ही हैं, वायुमंडल में। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगला क्वेश्चन है कि भेड़ से पश्मीना ऊन कहाँ मिलती है, तो ये लद्दाख क्षेत्र में मिलती है। अब यहाँ से एक पॉइंट और क्लियर करिए कि यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो चांगपा जनजाति पाई जाती है। ठीक है, चांगपा जनजाति, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को ढंग से समझिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन से कई पॉइंट क्लियर करते हैं। यहाँ कह रहा है राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, बिल्कुल, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होती है, तो सीएम के हाथ में होती है। पॉइंट याद रखिएगा। इसी तरह केंद्र में क्या होता है, केंद्र में का जो प्रमुख होता है वो प्रेसिडेंट होता है, यानी कि राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति किस में होती है, पीएम में होती है। ठीक, 2-3 पॉइंट क्लियर हुए। अब यहाँ देखिए राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, यहीं पे गलत हो गया। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो प्रेसिडेंट करता है। ठीक,
अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन। देखिए संशोधन हुआ 2005 में, लेकिन था कब का ये अधिनियम? तो ये था 1956 का, याद रखिएगा। लेकिन 1956 में था क्या, 1956 में इन्होंने लिंग जो भेदभाव होते हैं उनको हटाने की बात की थी 1956 वाले में। लेकिन फिर संशोधन हुआ, कब हुआ संशोधन? 2005 में। तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि पिता की संपत्ति पर पुत्र और पुत्री दोनों का समान अधिकार है। ये कई बार रिपीट हुआ है, याद रखिएगा। पहले कब आया था ये अधिनियम? 1956 का है। संशोधन कब हुआ? 2005 में हुआ। और इसमें कहा क्या गया है? तो ये बात हो गई। ठीक। अब ये देखिए क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन एक बार आया था कि न्यायिक समीक्षा क्या होता है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन फिर बन के आ गया है। ठीक है, इसीलिए स्टेटमेंट वाइज समझिएगा। यदि न्यायपालिका को लगता है, यानी कि अगर जुडिशरी को लगता है कि संसद द्वारा पारित कोई भी कानून संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो उसको रद्द करने का उसके पास अधिकार होता है, यानी कि कोर्ट के पास ये अधिकार होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इस अधिकार को न्यायिक समीक्षा बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आया था कि न्यायिक समीक्षा किसे कहते हैं, तो स्टेटमेंट दे रखा था। अगला क्वेश्चन है कि विकलांगता अधिनियम। तो विकलांगता अधिनियम कब आया था? 2016 में आया था। इन्होंने पूछा कौन सा सही नहीं है, याद रखिएगा सही नहीं है। तो यहाँ कह रहा है कि सरकार विशेष विद्यालयों के विकलांग बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करेगी, बिल्कुल सही। ठीक है, समाज में पूर्ण भागीदारी के लिए विकलांग व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त है, ये भी सही कि उनको समान अधिकार प्राप्त है, शिक्षा को प्रोत्साहन देना और साथ में रैंप। ठीक है, तो रैंप की व्यवस्था जो आप देखते होंगे ऑफिस या जो हॉस्पिटल्स होते हैं या स्कूल में जो रैंप बनाए जाते हैं वो विकलांग बच्चों के लिए बनाया जाता है, ताकि उनको चढ़ने में आसानी हो, व्हील चेयर वगैरह के लिए। तो ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। तो क्या गलत है? ये अलग गलत हो गया कि उच्च शिक्षा संस्थानों में 10% आरक्षण। तो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, वो डिपेंड करता है कि वहाँ की राज्य सरकार के ऊपर वो कितना दे रही है। और साथ में ये प्रावधान भी रखा गया है कि केंद्र सरकार कम से कम मिनिमम 5%, वो डिपेंड करता है वो बढ़ा दे। तो ये 10% नहीं होना चाहिए था, 5% होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? तो ये देखिए 1984 में हुई थी। अब इसमें था क्या? तो इसमें एक गैस जो कीटनाशक का उत्पादन करने वाले एक प्लांट में जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। लेकिन अब यहाँ से उस गैस का नाम याद रखिए, इसको बोलते हैं मेथिल आइसोसाइनेट। ठीक है, MIC। ठीक, इसका रिसाव हुआ था। अब यहाँ से एक पॉइंट तो क्लियर हुआ आपका। लेकिन अब समझिए CNG का फुल फॉर्म कंप्रेस नेचुरल गैस। ठीक, LPG का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब LPG में कौन सी वो जो हाइड्रोकार्बन है वो भरा होता है, तो LPG में ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता नागरिकों की राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश अधिकार के प्रयोग से रक्षा करती है? देखिए मतलब राज्य का मतलब है कि जो मेन पावर में है वो अपनी सत्ता का मनमाने ढंग से उपयोग ना कर सके, तो ये हमारा रक्षा करती है मौलिक अधिकार। ठीक है, अब मौलिक अधिकार कौन से पार्ट में है? पार्ट 3 में है। ठीक है, कितने से कितने आर्टिकल तक हैं? तो 12 से 35 तक हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं? कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 थे, लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक हटा दिया गया था। लेकिन अब और पॉइंट्स को भी क्लियर करिएगा। देखिए यहाँ कह रहा है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्तियों का विभाजन। तो देखिए 3 पावर्स होती है ना। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कि उसको लागू करना, और न्यायपालिका इंडिपेंडेंट होती है जो झगड़े वगैरह को सुलझाने का काम करती है। ठीक है, हम लोग की जो शासन प्रणाली है वो कैसी है? संसदीय शासन पद्धति है। ठीक है, अगर पूछा जाए इंडिया में कैसे गवर्नमेंट है, किस फॉर्म की गवर्नमेंट है, तो संसदीय शासन पद्धति है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक, ये अगला पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखिए एक क्वेश्चन में कई पॉइंट क्लियर हो रहे हैं आपके। संघवाद का मतलब क्या होता है? ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है कि संघवाद किसे कहते हैं। तो इसका मतलब होता है कि कई सारे लेवल पर शक्तियों का विभाजन होना। ठीक है, जैसे अपने यहाँ 3 लेवल पे हैं, केंद्र, ठीक है, राज्य और स्थानीय। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और इस अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। आपका फीडबैक जानना भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और मैं ऐसे ही जो बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उनको मैं डालूंगी।